नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। खट्टर सबसे नकारा, नायब सिंह सैनी हत्यारा, संघ और बीजेपी वाले ये सबसे बड़े बेईमान। ये सब कहने की गुस्ताखी मैं नहीं कर रहा हूं। भाजपा के एक प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, जिन्हें बड़ी कठिन प्रक्रिया से बड़ी अग्नि परीक्षा देने के बाद, भाजपा में होता है ना, कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा होती है, बड़े सारे सर्वे होते हैं, तब प्रत्याशी चुने जाते हैं। तो बड़ी अग्नि परीक्षा, बड़े सर्वे के बाद उनको अमित शाह ने प्रत्याशी चुना। खट्टर साहब की रिकमेंडेशन हुई। अब उस प्रत्याशी का जौहर देखिए, हुनर देखिए, दुस्साहस देखिए, गुस्ताखी देखिए। उसके कुछ पुराने वीडियोज आ गए हैं सामने। सीट भी बड़ी चर्चित है और वीडियोज पुराने हैं, ये पहले साफ कर। इन वीडियोज को ये सब अच्छे मीडिया हाउसेज के सामने दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जिसको किसी को जांच करवाना हो तो जांच करवाए, उसको करवा लेना चाहिए जब ये चुनाव में वायरल हो रहा है। लेकिन ये वीडियो देखेंगे, 3 क्लिप्स हम आज आपको दिखाएंगे, 3 क्लिप्स। और हमारे साथ रविंद्र सिंह सेवराण, द फोर्थ स्टेट, वो जुड़े हुए हैं कंट्रोल रूम, को ले आइए चर्चा में। पहले 3 क्लिप दिखाएंगे रविंद्र भाई। ये तीनों क्लिप हरियाणा वाले देखें। देखें इसलिए कि दिन भर मंचों से लफाजी करना, जी हरियाणा बर्बाद हो जाएगा, कांग्रेस आएगी, देशभक्ति चूर चूर हो जाएगा, देश प्रेम खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का समर्थन हो जाएगा। अरे कुर्सी के लिए जो लोग आपको बेईमान, नकारा, हत्यारा कह रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हो, इससे बड़ा मतलब अवसरवादिता का, अवसरवादी राजनीति हमेशा से रही है। लेकिन कोई कह दे तुम हत्यारा हो, नहीं तुम आओ हमारे यहां चुनाव लड़ो, ऐसा नहीं होता था। मैं सुनाता हूं पहली क्लिप। शुरू करते हैं भाजपा से, संघ से, फिर आएंगे खट्टर पर, और फिर सैनी पर आएंगे, जिस सैनी को अमित शाह ने इस बार दांव जिनके चेहरे पर खेला, उन पर तो बड़े गंभीर आरोप है, ब्राह्मण ब्राह्मण सरपंच की जान लेने का। ये बोल रहे हैं हुजूर, भाजपा के प्रत्याशी हैं। जब पहली क्लिप सुनाइए, फिर अभी हम परिचय भी लेंगे रविंद्र भाई से इनका, क्योंकि वो डिटेल परिचय देंगे, इनका इतिहास भूगोल सब बताएंगे। पहला दिखाइए भाजपा आरएसएस पर क्या इतने बोल रहे संघ हैं। वाले और बीजेपी वाले बेईमान है। बीजेपी का मतलब क्या है? भूत जिन प्रेत। ये इतने खतरनाक आदमी है जिसके चिमड़गे ये किसी के नहीं है। ये किसी के नहीं है, ये है भूत जिन्न प्रेत, ये है सबसे बेईमान। जरा एक बार फिर से सुना दीजिए, दर्शक सुन नहीं पाए होंगे, सुनाइए जरा एक बार छोटी क्लिप। जितने संघ वाले और बीजेपी वाले बेईमान है। बीजेपी का मतलब क्या है? भूत जिन प्रेत। ये इतने खतरनाक आदमी है जिसके चिमड़गे ये किसी के नहीं है। अब तुरंत दूसरा सुना देते हैं खट्टर साहब पर, क्या है इनके मुखार बिंदु से, भाजपा प्रत्याशी हैं। सुनाइए जरा खट्टर वाला। कानून व्यवस्था हरियाणा में बेहद लचर बताई जा रही है। विरोधी कहते हैं कि महिलाओं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। आप क्या मानते हैं, कारण कहाँ है? क्या चूक है जो मुख्यमंत्री या सरकारें नहीं कर पा रही हैं, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं? मुख्यमंत्री का अनुभवहीन होना, मुख्यमंत्री का तजर्बेकार होना, ये सबसे बड़ा कारण है। ना कभी ये पंच रहा, ना सरपंच, ना ब्लॉक समिति, ना जिला परिषद, ना पार्षद, ना MP MLA। सबसे बड़ा निकम्मा यदि कोई मुख्यमंत्री साबित है इस देश में आज तक का, तो उसका नाम मनोहर लाल खट्टर। इस देश में आज तक का अगर सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री कोई हुआ है तो मनोहर लाल खट्टर। न पंच रहा, न सरपंच रहा, मुख्यमंत्री बना दिया मोदी जी ने। सवालों में मोदी जी भी हैं। अब 2 ही क्लिप के बाद चर्चा शुरू करें, या दर्शकों को पहले सुनाई देते हैं रविंद्र भाई, तब आप ढंग से इनका आगे पीछे बताएंगे। सुना दीजिए जरा नायब सिंह सैनी पर इनके विचार और आरोप बड़े गंभीर हैं। लोगों ने थोड़ी सी भी गलती की, राजकुमार सैनी, तो फिर भी लोगों को कुछ न कुछ अच्छा नजर आएगा। ये नायब सैनी तो सरेआम इसने भी मर्डर करवाए, सरेआम रेता बजरी पाड़ पाड़ के खा गया। ये उससे भी अच्छा नहीं है, उससे भी बहुत अलग तरह का आदमी है। और जो जात पात की राजनीति करते हैं वो ज्यादा देर नहीं चलती। राजा की कोई जात नहीं होती। एक गांव का सरपंच बन जाए, वो बनने के बावजूद एक बरादरी विशेष का नहीं, जिसने उसकी वोट दी उसका भला, जिसने नहीं दी उसका भला, वो हर आदमी का होता है। नायब सैनी ने एक ब्राह्मणों के सरपंच का सरेआम मर्डर कराया, जिसका मीडिया के जरिए अखबारों में भी आप लोगों ने भी देखा होगा। और वो नायब सैनी थोड़ा अक्कड़बाज ज्यादा है। आज
एक बात देखिए कि लोकसभा के अंदर यदि किसी कैंडिडेट का विरोध हुआ है तो वो नायब सैनी का हुआ ये बड़े गंभीर आरोप हैं, इसको तो मेरी जानकारी में नहीं था, आप लोग की जानकारी में होगा कि अखबारों में भी निकला था, ब्राह्मण सरपंच की जान ले ली। अक्खड़ मिजाज है ये तो हम लोग न नहीं, हम तो सोचते थे नायब सिंह सैनी को लाया है, थोड़ा-सा सौम्य टाइप के होंगे। खनन, बजरी, बालू, रेत क्या-क्या बड़े सारा मतलब कोई ऐसा है नहीं कि किसी भी क्षेत्र में अनुभवहीन हो, सारा अनुभव है नायब सिंह सैनी के पास। ये साहब को कैंडिडेट कैसे बनाया गया? पहले तो सवाल ये है, फिर ये आरोपों पे इनका जरा परिचय दीजिए। शर्मा जी हैं वैसे और पिहोवा से हैं, ज़रा इनका इतिहास जय भूगोल भगवान बताइए? जय भगवान हाँ, शर्मा हैं और हाँ। बीजेपी ने इसलिए उम्मीदवार बनाना पड़ा क्योंकि वहां पर जो कैंडिडेट थे अजनारा, हुँ, बलदेव सिंह अजनारा, उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हुँ, इसलिए इनको टिकट देना पड़ा और जिस तरीके से बीजेपी की मुखालफत ये पहले कर रहे थे, हुँ, जाहिर है बीजेपी की खिलाफत इन्होंने बहुत की है और तभी इस तरह की बयानबाजी और मुख्यमंत्री सैनी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है। पहले तो हुँ, पार्टी में थे ही नहीं। हुँ, मुख्यमंत्री सैनी तो 6 महीने से बने हैं। तो हुँ, जब कांग्रेस पार्टी से या दूसरी पार्टियों से इनको टिकट कहीं मिला नहीं और यहाँ इनके पास बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार रहा नहीं, तब जाके इनको टिकट वहाँ से दे दी है। और इस तरह के बयानबाजी और जो आरोप इन्होंने हत्या के लगाए हैं, अब इस तरह के आरोप अगर ये सही हैं या फिर ये गंभीर आरोप हैं और अजनारा ये जो शर्मा जी अगर इन आरोपों पर कायम हैं, तो इनकी जाँच तो स्वतः होनी चाहिए। पुलिस को इनकी हुँ, जाँच अपने आप ही करनी चाहिए। इस तरह के आरोप अगर कोई लगाए और पब्लिक लाइफ में वो सरेआम मीडिया के सामने इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं किसी व्यक्ति पे और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जा रही तो ये तो लचर व्यवस्था है। और हुँ, आज की जो सरकार है वो तो ये बात कहती है कि हम लोग तो बहुत लचर व्यवस्था हमारी तो नहीं है, हम लोग तो ज़ीरो टॉलरेंस है इन चीज़ों के प्रति, क्राइम के प्रति हम लोगों की टॉलरेंस ज़ीरो है। ऐसी स्थिति में इस तरह के गंभीर आरोप, वो भी मुख्यमंत्री के ऊपर लगाना, ये तो वाक़ई हैरान कर देने वाली बात है और अच्छा किया आपने क्लिप्स चलाई ताकि लोगों को इस बात की एहसास हो, जानकारी हो कि जिस व्यक्ति को वो लोग वोट देने वाले हैं, वो बीजेपी के बारे में पहले क्या सोचते थे और अब ऐसा हुँ, यकायक क्या बदल गया कि उनका विचार बीजेपी के बारे में बदल गया। हुँ, और ये खनन माफिया और इस तरह के शब्दों का जो उपयोग किया, इस तरह के आरोप तो नायब सिंह सैनी पर लगते रहे हैं, क्योंकि जब वो हुँ, मंत्री थे और उसके बाद लोकसभा के सदस्य भी बने कुरुक्षेत्र से, तब भी इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगातार लगते रहे कि उन्होंने का जो काम किया है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया है और इसीलिए उनकी जो इमेज है, वो एक क्लीन पॉलिटिशियन की नहीं है और उन्हीं की हुँ, तरफ जो शर्मा हैं, वो इशारा कर रहे हैं और पेहवा विधानसभा से अब चुनाव मैदान में है ये। पेहवा से कांग्रेस पार्टी ने मनदीप चट्ठा को टिकट दी है जिनके पिताजी मंत्री रहे हैं हुँ, और ये भी अब मनदीप चट्ठा भी इस बार चुनाव मैदान में है। यहाँ से पहले संदीप सिंह चुनाव लड़े थे। संदीप सिंह जो हुँ, क्रिकेट इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, उनको यहाँ से विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनाया गया और उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया और उनकी स्थिति वहाँ पर खराब थी। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को एज है मनदीप चट्ठा को, इनको ज़्यादा संभावना नहीं है ये कि चुनाव जीत पाएँगे। लेकिन इनको टिकट दिया गया है और इनके आरोप, टिकट दे या ना दे, लेकिन इस तरह के जो आरोप अगर गंभीर आरोप हैं, तो उनकी जाँच तो सरकार को करवानी चाहिए। ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी है, न्याय की क्योंकि न्याय करना ये तो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण काम है। जाँच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनसे वो तमाम दस्तावेज़ बरामद किए जाने चाहिए जिनके आधार पर इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। हुँ। जी। नहीं, लेकिन रवींद्र भाई, ये मैं समझ नहीं पा रहा कि जैसे ये शर्मा जी को जय भगवान शर्मा, इनको टिकट दे दिया। बीजेपी इनके लिए प्रचार भी कर रही है। अब वो बीजेपी इनके लिए प्रचार कैसे कर पा रही है, जो बीजेपी और संघ सबसे बेईमान है। हुँ, भूत, हुँ। जिन्न और प्रेत, बीजेपी का मतलब मैं पहली बार ये वाला फुल फॉर्म किसी ने नहीं बताया था। ये इन्हीं से पता चला कि बीजेपी में बी मतलब भूत, जे मतलब जिन्न और पी मतलब प्रेत, भूत, जिन्न, प्रेत। ये इन्होंने फुल फॉर्म तैयार किया। अब इनका प्रचार कैसे और नायब सिंह सैनी तो हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इनके यहाँ कैसे जा रहे हैं जिसने रेत, बजरी का मारा खनन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने ब्राह्मण सरपंच की जान ले ली। वो इनके देखिए, क्षेत्र में कैसे प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल खट्टर ठीक बात साहब है। सबसे निकम्मे, कैसे जा रहे हैं प्रचार करने क्योंकि ये क्लिप्स हम तक आई हैं तो ये मतदाताओं के पास भी गई होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने तो वही क्लिप्स चलाई हैं जो आपके पास कहीं किसी दूसरे सोर्स से आई हैं।
और ये पुरानी भी हैं, आपने बताया कि पुरानी क्लिप्स हैं, नई तो है नहीं। तो ज़ाहिर है नहीं। अभी तक तो जनता के पास ये क्लिप्स पहुँच गई होंगी और हुँ, इस तरह के मतदाता को जब इस तरह के उम्मीदवार को अगर बीजेपी टिकट दे रही है हुँ, और उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो वाक़ई ये बड़ी चिंता की बात है, सोचने की बात है कि इस तरह के आरोप लगाने के पीछे क्या मंशा थी। हालाँकि हुँ, बीजेपी के अंदर ये तो देखिए ख़ास बात है, ये तो खूबी बीजेपी में हमेशा रही है हुँ, कि अगर हुँ, कोई उसके खिलाफ आरोप लगाता है और वो हुँ, फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो उसके सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। ऐसे आप हुँ, देखिए कांग्रेस पार्टी से लेके कितने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ से लोग आए हैं और उन पार्टीज़ के मेंबर्स ने पहले बीजेपी के खिलाफ क्या-क्या बोला और उसके बाद हुँ, फिर वो लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन में साफ होके और वो हुँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर इनकी है कि बीजेपी के पास कोई और दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर नहीं था, आखिरी समय हुँ, में टिकट को लेने के लिए और बीजेपी शायद ये तो न क्योंकि इन्होंने जो अजनारा ने टिकट वापस किया था, वो 1 दिन पहले किया था। 12 हाँ, तारीख को आखिरी दिन था नामांकन भरने का और 11 हुँ, तारीख को इनको टिकट दिया गया था। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होगा जिसकी वजह से इनको टिकट देना पड़ा और अब मुख्यमंत्री इनके पक्ष में प्रचार करने आते हैं तो वाक़ई पॉलिटिकल लोगों के लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है कि जो लोग उन पे आरोप लगाएँ। और ये देखिए ना इसका एग्ज़ाम्पल तो आप वहाँ देख के आए हैं। हुँ, तोशाम हुँ, में आपने देखा कि कैसे हुँ, कितने सालों से बीजेपी की खिलाफत कर रही थी किरण चौधरी और आज कैसे भूरी-भूरी प्रशंसा कर रही हैं बीजेपी के हर हाँ, उम्मीदवार की। तो ये हुँ। तो खैर पॉलिटिशियंस में इतनी कलाबाज़ी करने का हुनर तो होता ही है और वही कलाबाज़ी यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब बीजेपी की स्थिति तो यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनको लगे कि जीतने की कंडीशन में है, तो चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे उन्होंने कोई आरोप लगाया हो, बीजेपी उसको अपना लेती है और वही यहाँ पर भी किया गया है। अच्छा रवींद्र भाई, इनके बयान से थोड़ा-सा अलग होते हैं क्योंकि आप फ़ील्ड में लगातार हैं और आप उस पट्टी में इस समय हो, जिस पट्टी में राहुल गांधी गुज़र चुके हैं। जी। वो नारायणगढ़, यमुनानगर अम्बाला से लेकर के लाडवा तक, राहुल की यात्रा से चुनाव के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हरियाणा में क्या फ़र्क आया है, वो नारायणगढ़ से और लाडवा तक, क्या फ़र्क देखिए, आया? बड़ा साफ स्पष्ट संदेश दिख रहा है, यहाँ पर हुँ, माहौल बिल्कुल बदला हुआ है और हुँ, जब राहुल गांधी यहाँ आए थे, तो जिस तरह की भीड़ ने उसका उनका स्वागत किया और आज भी जो भीड़ देखने को मिली जब वो बहादुरगढ़ से लेकर सोनीपत तक एक यात्रा के माध्यम से आई, जहाँ उन्होंने खाना खाया और जलेबी से लेकर लोकल जो डेलिकेसीज़ थी, उनको टेस्ट किया। तो उन सब चीज़ों से ये लगता है कि वो कनेक्ट जो करना चाहते थे लोगों के साथ, उस कनेक्ट को करने में कामयाब रहे हैं और इसी हुँ, वजह से भीड़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर आई। आज हमने जो भीड़ देखी, कल भी जो भीड़ देखी, नारायणगढ़ से लेके और जो थानेसर तक का, कुरुक्षेत्र तक का इलाका था, उस इलाके में सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा था बीजेपी को और अब जब राहुल गांधी की रैलियाँ हुई हैं, तो यहाँ पर माहौल इतना बदला हुआ है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई भी सीट निकाल पाना शायद मुश्किल हो। क्योंकि बीजेपी हुँ, पहले से ही अगर हम लोग सब बात करें पंचकुला, कालका, नारायणगढ़, अम्बाला, अम्बाला कैंट, आप तो इस इलाके में घूमे भी हैं हुँ, और हुँ, ये यमुनानगर, जगाधरी से लेके रादौर, संढौरा, लाडवा और इधर से जो सारा इलाका ये पड़ता है, जो कुरुक्षेत्र तक आता है, इस इलाके में हुँ, बीजेपी पहले मजबूत थी, लेकिन अब धीरे-धीरे बीजेपी यहाँ पर उनके पैर उखड़ रहे हैं और कांग्रेस हुँ, पार्टी मजबूती बना रही है और उसका कारण ये है आखिरी दो एक रिकॉल वैल्यू होती है मतदाताओं की आखिरी दिनों में अगर वो देखते हैं कि किसी पार्टी का इतना बड़ा हुजूम है, तो ज़ाहिर है वो कहीं न कहीं तो मतदाता की मानसिकता में एक गहरा प्रभाव छोड़ता है और वो यहाँ भी दिख रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के लिए जनाधार जो यहाँ मजबूत होने का कारण ये भी है, इसी इलाके में ये एपिसेंटर था ये इलाका किसान हुँ, आंदोलन का। तो उस वजह हुँ, से भी कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौका मिला है, बहुत प्रभाव उनका बढ़ा है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से और उसके बाद आखिरी में जब भाई-बहन दोनों ने यहाँ पर रैली की और यही वो जगह है जहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा ने हाथ मिलाए। तो यहाँ से एक हुँ, पूरे संदेश पूरे हरियाणा में दिया गया, उत्तर हरियाणा से और वो पूरे हरियाणा में संदेश फैला है और इसका सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो जो बीजेपी के लिए अगर यहाँ से बीजेपी सीट हारती है, तो बीजेपी के लिए पूरे हरियाणा में इसकी रिकवरी के लिए कोई जगह बचती नहीं है। यहाँ से अगर हारे, तो उसके बाद पूरे पैन हरियाणा आप चले जाएँगे, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बीजेपी यहाँ की जो लॉस हुआ है, उसको रिकवर कर सके। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये जगह है और ये सबसे बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अगर उनको ध्वस्त कर दिया, उनको हरा दिया, तो मानिए कि बीजेपी वाक़ई बहुत संकट में है और हम लोग आपने भी खूब देखा है, हम भी देख रहे हैं कि हर इलाके में बीजेपी का विरोध है, लोकल इश्यूज़ हैं। लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं की रैलियाँ ज़्यादा कामयाब हुई नहीं। उनकी भीड़ ज़्यादा जुट नहीं पाई है।
और वो जो जिन इश्यूज को वो रेज करना चाहते हैं, वो इश्यूज अभी तक लोगों ने उनको अपनाया नहीं है। वो हम्म, चाहे जातिवाद का मामला हो, चाहे वो परिवारवाद, दामाद, इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी का पूरा जो कैंपेन है वो घूम रहा है और इन मुद्दों में कोई शक नहीं। और देखिए जो दामाद का मुद्दा यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही है, तो वो मुद्दा उस वक्त बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है जब आंखों में आंखें डालकर प्रियंका गांधी हरियाणा की जमीन पर आती हैं और वो हम्म, क्योंकि दामाद का मतलब तो रॉबर्ट वाड्रा तो उन्हीं के पति है ना, और उनके हम्म, परिवार पर जिस तरह के एलिगेशन लगते हैं और वो जब हरियाणा में आती हैं और वो जो हुजूम उमड़ता है, तो उससे इस बात का इशारा मिलता है कि लोग उनकी बात, प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने इस बात का इशारा किया है कि अगर वो उनके पति या उनके परिवार में से किसी ने कोई करप्शन, भ्रष्टाचार किया है, तो उसका उनको सजा मिलनी चाहिए। और वो यहीं पर आकर यही बात कहती हैं कि हम परिवार को राजनीति में घसीटा जा रहा है, जबकि उनका तो हम्म, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से बीजेपी यही बात बोल रही है कि दामाद ने पैसे खा लिए या जमीन खा ली। हम्म, आज तक तो कोई भी ज़मीन का केस उन्होंने सॉल्व करने की, अब 10 साल भी, इतनी तो मुझे लगता है इस देश में 10 साल तक भी कोई केस सॉल्व ना हो, ऐसा तो संभावना नहीं है। और जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी सुविधाएँ यहाँ पर हैं, वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ढींगरा कमीशन बनाया गया था, लेकिन उस पे भी कोई अभी तक कुछ नहीं उसकी रिपोर्ट आई है। तो इस तरह से अब ये लोगों को लगने लग गया है कि एक झूठ का गुब्बारा है और वो गुब्बारा मुझे लगता है फूट गया है। गुब्बारा फूट गया है। और ये जो असर है जीटी रोड बेल्ट में 2014 में करीब करीब क्लीन स्वीप किया था भाजपा ने, क्लीन स्वीप। 2019 में आधे से अधिक सीटें जीत ली थी। अब 2024 की बारी है जहां पर सवाल बार बार उठ रहे हैं कि खाता कैसे खुलेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक उस सब बात। के बीच बबल फूटने की बात कर रहे हैं मोदी जी कि एमपी जैसे बबल फूट जाएगा। ये बबल क्या है? क्योंकि मुझे एक दो तीन वजह से संदेह है, यही मैं सवाल समझ करके आखिर में इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा संदेह तो मुझे राजीव कुमार पर होता है। मैं तो भाई क्लियर संदेह होता है, इसलिए संदेह होता है 79 सीट्स इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने छापा है। एडीआर जो सुप्रीम कोर्ट में सालों साल इन मामलों फाइट को कर रहे हैं। लेकर के, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को लेकर के लड़ रही है, उस एडीआर ने एक एक दस्तावेज, एक एक वोट की गिनती करवाई, बताया कि ये डिफरेंसेज है। और वो सारी की सारी सीटें जीता कौन? बीजेपी जीती है 79। क्यों चुप्पी है राजीव कुमार की? क्यों नहीं बोलते? चुनाव में 3 दिन मतदान को बचा है, वो बरसी मनाने के लिए इमरजेंसी पेरोल मिला है राम रहीम को। अब मोदी नहीं, राम रहीम चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी से टक्कर लेगा। क्यों? आप वो ग्रोवर को, मनीष ग्रोवर को नोटिस जारी हुआ था एसपी के साथ बदतमीजी करने में, धमकी देने में। क्या एक्शन हुआ? चुनाव खत्म होने वाले हैं, चुनाव शुरू होने से पहले की बात है, चुनाव खत्म होने वाले हैं। क्यों? कहीं पर ये पैसे की बरामदगी, इस मामले में तो आपने बहुत काम किया है, पैसे की बरामदगी खूब दिखाई जाती थी, इस बार तो बरामदगी भी नहीं दिखाई गई। पहले दिखाई जाती थी, इस बार एक वो जो है जींद के प्रत्याशी का वो खास था, वो पकड़ा गया तो उसने बता दिया रजिस्ट्री नोएडा में फ्लैट की करवाने आए थे। एक अभी खबर मिली थी कल परसों में कि इनके जो है बिश्नोई साहब 45 लाख रुपए इनका कहीं पकड़ा गया, तो इन्होंने कहा पेट्रोल पंप का कलेक्शन था। मतलब ना के बराबर बड़ी बड़ी बातें कि हम तो पैसे निकाल लेते हैं, बिल्कुल हवा में भी उड़ रहा है नोट तो गिरा देते हैं, निशानचे ऐसे हैं। इस बार पैसा हरियाणा में नहीं कहीं पता चल रहा है, जबकि मेरे पास पर्चियां हैं, मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन पर्चियां हैं, कोड वर्ड में पर्चियां बांट रही हैं। कोड वर्ड में किसी कॉफी लिख दे रहे हैं, कब कॉफी का मतलब या टॉफी का मतलब क्या होता है, तो हरियाणा में आप ज्यादा बेहतर समझो। बिल्कुल ठीक बात है पैसे सर। नहीं पकड़े जा रहे, तो ये इसीलिए मैं कर रहा हूं। और एक और रिपोर्ट है कि गांवों में, जिन गांवों में भाजपा को एंट्री नहीं मिल रही थी, उन गांवों में संघ और भाजपा के लोग एक्टिव हुए हैं। ये मुझे इंटरनल रिपोर्ट एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के बहुत जिम्मेदार पद पर, बहुत ऊपर, मतलब कहा जाए तो संचालनकर्ता के रूप में, उनसे चर्चा हरियाणा को लेकर के हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड से ऐसी भी रिपोर्ट है कि आखिरी टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बदलने वाला है, क्योंकि गांव में संघ भी एक्टिव, जिस संघ की नाराजगी की बात हम लोग हमेशा कहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब मिले हुए हैं जी, कोई किसी से नाराज नहीं है, सब मिल करके जो है मजे कर रहे हैं। तो ये सब एक्टिव है, गांव गांव जा रहे हैं,
गांव में डोर टू डोर क्या करने। तो इस सब वजह से क्या आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखिए, होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात तो ये है कि जिस तरीके से लोगों में शंका तो है, जिस तरीके से राम रहीम को अभी पैरोल दिया गया है, बार-बार उनको पैरोल या फरलो के नाम पर बाहर भेज दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है आशीष भाई, ये पैरोल और फरलो में ना, अगर किसी व्यक्ति को पैरोल दिया जाता है या फरलो दिया जाता है, तो वो जितने दिन बाहर रहता है, वो समय उसकी सज़ा में काउंट होता है। मतलब वो सज़ा उसको पूरी नहीं करनी है। अगर उसको 10 साल की सज़ा हुई है और वो 1 साल तक पैरोल पे है, तो 9 साल और वो 1 साल का समय गिना जाएगा उसका। ये उसका समय गिना जाता है, ज़मानत में नहीं गिना जाता। लेकिन इसमें गिना जाता है। तो ये स्थिति है, अगर इस तरह से उनको बार-बार पैरोल दी जा रही है, तो ज़ाहिर है लोगों को इस बात का तो शक होता है और ये गली नुक्कड़ चौराहे पर ये चर्चा का विषय है कि बार-बार इनको पैरोल कैसे दी जाती है जब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। और इस बार तो इसके लपेटे में इलेक्शन कमीशन भी आ गया, क्योंकि प्रशासन ने चुनाव आयोग से इजाज़त माँग के उनको पैरोल दिया है। तो इस पर ये बात तो सही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं और वो करवाते हुए दिखना भी ज़िम्मेदारी है चुनाव आयोग की, जो कि फिलहाल कहीं न कहीं शंका में है और उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात आपने जो कही कि दूसरा सवाल क्या था आपका? पैसा वाला मामला आपका हाँ, बड़ा देखिए इतना ज़्यादा पैसा पकड़ा जा रहा था। 2-3 बार वो भव्य बिश्नोई के पास 40 लाख पकड़ा, 50 लाख दूसरे कैंडिडेट के पास पकड़ा। तो वही तो सवाल हमने ज़िक्र भी किया था। हमने तो वही सवाल पूछा है कि भई इतना पैसा पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हुई? ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है या किसी कैंडिडेट का है। जब कैंडिडेट पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी को भी नोटिस तक आप नहीं भेज रहे हैं, तो उस पैसे को पकड़ने का क्या मतलब है? खाली अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि हम लोग इतना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हमने इतना पैसा पकड़ लिया। अगर इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना है तो ज़ाहिर है उसको उस व्यक्ति पर भी कोई न कोई कार्रवाई तो की जानी चाहिए ना जिसका वो पैसा है। लेकिन उस पर अभी इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया और ये बात हम लोग नहीं, पूर्व के जो चुनाव आयुक्त हैं वो लोग भी लगातार उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दे शुड कम क्लीन और उनको अगर इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े या उनको कुछ जवाब देने पड़े तो उनको देने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर तो सवालिया निशान हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी यहाँ पर चुनाव में थोड़ा-सा उनकी स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, ऐसे में ये मान लिया जाता है या इस तरह की धारणा आम जनता की बन गई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग भी सरकार के इशारे पर काम करता है। तो ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी जो चाहती है वही काम अगर चुनाव आयोग करता हुआ दिखेगा तो ज़ाहिर है फिर लोगों को शक तो होगा। उन्होंने तारीखें बदलवाई तो तारीख बदल दी गई, 5 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। आज राम रहीम को अगर बाहर मिल आएँगे तो उससे किसको फ़ायदा होगा? ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, बच्चे-बच्चे को इसका जवाब पता है किसको बेनिफिट होने वाला है। पैसा पकड़ा जाता है बीजेपी के उम्मीदवारों से अगर पैसा पकड़ा गया। अब मैं तो जींद के इलाके में थे, वहाँ तो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि 50 लाख रुपया नहीं पकड़ा गया, ये तो करोड़ों में पकड़ा गया है, खाली 50 लाख दिखाया गया है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन लोग ये बात कह रहे थे वहाँ पर। तो लेकिन इन चीज़ों को तथ्यागत तौर पर जनता के सामने रखने की ज़िम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि प्रेस्टीज जो है इलेक्शन कमीशन की खराब हो रही है। ना बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना कांग्रेस पार्टी को फ़र्क पड़ने वाला है। इलेक्शन की जो पूरी मशीनरी है उसको तो इलेक्शन कमीशन को ही रन करना है और आज कोई भी पार्टी आए, सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, कल अगर दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो भी चुनाव तो इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन को ही कराने हैं। तो उनके लिए बड़ी ज़िम्मेदारी यही है कि वो दे शुड कम क्लीन ऑन दीज़ इश्यूज़ और अगर नहीं आएँगे तो कहीं न कहीं वो जमहूरियत को एक ठेस पहुँचा रहे हैं और ये इर्रिपेयरेबल लॉस होता है कई बार। इन नुकसानों की भरपाई नहीं होती है। अगर छवि को नुकसान हो गया तो देखिए कितने बरसों के बाद एक टीएन शेषन आए थे जिन्होंने चुनाव आयोग की छवि को सुधारा था और उसके बाद से आज तक लगातार हम लोग सवाल ही खड़े कर रहे हैं। उसके बाद उस छवि को सुधारने के लिए कोई नहीं आया और इस मुल्क में हर आदमी चाहता है कि इदारे जो हिंदुस्तान के हों, जो इंस्टीट्यूशंस हों वो इंडिपेंडेंट हों और वो अपने आप में एम्पावर्ड हों, मजबूत हों, ऑटोनॉमी के साथ काम करें क्योंकि उसके बिना इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। सरकार कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, सरकारें उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएँगी जितने कि इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, क्योंकि वही इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इदारे जो हैं वो परमानेंट है आशीष भाई, सरकारें परमानेंट नहीं है, वो आज कोई बीजेपी है, कल कांग्रेस है। लेकिन जो सीएजी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, इनको सदा-सदा के लिए रहना है और इनके अंदर जो व्यक्ति बैठेंगे,
उनको अगर एम्पावर नहीं किया गया, उनको अगर ताकत नहीं दी गई, तो तब तक हिंदुस्तान का जमहूरियत, लोकशाही मजबूत नहीं हो सकती। और ये मजबूती की जिम्मेदारी जनता के प्रति है, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि वो उनको अपनी छवि को बचाते हुए निष्पक्ष तरीके से काम करते हुए न केवल करना चाहिए, बल्कि करते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, रविंद्र भाई ने कहा कि ताकत देनी चाहिए इनको, ताकत ही तो दे दी गई है, ताकत दी गई, लेकिन वो ताकत देते समय कहा गया कि जैसा हम बोले वैसा करो, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो हम कहें बस उतना ही करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। खैर, रविंद्र भाई ने एक बार सवाल पूछ लिया था यही आयुक्त साहब से कि पैसे जो इतने होते हैं, पकड़े जाते हैं, सबका कहाँ कुछ है कोई कार्रवाई वगैरह? शायद उसी का असर है, इसके लिए जिम्मेदार रविंद्र सिंह सेवरान। शायद उसी का ये असर है कि इस बार के चुनाव में पैसे की बरामदगी का खबर चुनाव में सबसे आम होता था। दिन में 5 खबर आती थी, 5 ब्रेकिंग, कि 10 लाख, 50 लाख, 90 लाख, 75 लाख, 22 लाख, 5 कम से कम। इस बार पूरा चुनाव निकल गया, 2 खबर आई है और दोनों भाजपाई है, एक जींद और एक बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, दोनों भाजपाई। मुझे लगता है इसीलिए, क्योंकि विपक्ष वाले जान गए हैं कि ये तो अगर जो है, मतलब वो कहते हैं ना कि वो हुक्का 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 पानी का भी लेके पैसा चलेंगे तो भी पकड़ लेंगे, और इनके 11 रुपए पे भी ईडी भी आ जाएगी कि 11 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो इसलिए ये सब लग रहा है इस बार पैसा लेके निकले ही नहीं। हाँ, तो मैंने वो वीडियो आपको भेजा है दर्शकों की सहूलियत की, अगर आप चला पाएं तो 30 सेकंड का छोटा सा एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास वक्त हो चलाने का। नहीं चलाएंगे। जी आप बताइए, हम चला रहे हैं। ये वही एक गुस्ताखी है जिसके वजह से पैसे की बरामदगी शायद हो नहीं रही है। और जब पैसा ही सब, ये तो मुझे लगता है क्या रविंद्र भाई, जब तक ये कंट्रोल रूम चला रहा है तो शॉर्ट में 30 सेकंड में ये जानना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ये 2 जो पकड़े गए ये भी अधिकारियों की गलती हो, बाद में डांट उठ पड़ी हो? ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से इस बार, वैसे ना पहले के चुनाव में आप देखेंगे तो शाम को एक प्रेस रिलीज आती थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो बताते थे कि हमने इतना पैसा बरामद किया, इतना लीकर सीज किया, इतना अफीम या जो ड्रग्स थी वो सीज की, लेकिन इस बार वो डिटेल्स दे नहीं रहे हैं, हमारे साथ साझा नहीं कर रहे हैं। और पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो देते थे, लेकिन अंतिम डेटा नहीं दिया उन्होंने कि कितना ज्यादा पैसा पकड़ा गया। ये विधानसभा चुनाव जो आखिरी 5 हुए थे ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला, उसका आंकड़ा तो दिया था, लेकिन उसके बाद से आंकड़ा रिलीज कर नहीं रहे हैं। तो ये बात सही है आपकी कि पता लगे कि गलती से पकड़ लिया गया हो और फिर जो अधिकारी थे उनको फिर लेने के देने पड़ गए हो। ये सही एंगल दिया आपने। कंट्रोल रूम इसका, इसलिए हमने गलती की बात कही। यूपी में चुनाव था रविंद्र भाई, और कानपुर में एक गुटखा वाले के यहाँ जो है इत्र वाला है गुटखा, यहाँ इत्र वाला छापेमारी हुई इत्र वाले के यहाँ, करीब 350 करोड़ का मामला था। आपको पता वो मामला क्या था? ये जो एजेंसी गई छापेमारी के लिए, ये एजेंसी ने गली में 4 घर पहले डाल दिया, जिसके यहाँ से 350 करोड़ रुपए मिला था। वो पता चला कि वो तो भाजपा का आदमी था। वो दूसरा टाइटल एक ही था, जाति एक थी, टाइटल एक था, कारोबार एक था, बस एड्रेस में चूक हो गई। पता चला कि गलत बयान हो गया। सुन लीजिए भाई दर्शकों से। सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है। आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं। यही सवाल है, इसीलिए अब शेयर करना बंद शेयर करना, बरामद करना बंद। चलिए हम तो यही कामना करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, राजनीतिक दल से लेकर के मतदाता तक सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये लोकतंत्र किसी राजीव कुमार के मुट्ठी में हम गिरवी नहीं रख सकते, बंधक नहीं रख सकते। इस लोकतंत्र, इस जमहूरियत को बचाना, संभालना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मतदान कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, निवेदन है। नमस्कार।